हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो को चालू करूं इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एमसीक्यू हमने कवर कर दिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो मुझे मालूम है आपको बहुत टाइप के एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन हम वीडियो में क्या करते हैं, हर टाइप के एमसीक्यू को वन वर्ड फॉर्मेट दे देते हैं। इससे वीडियो का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और आपके लिए भी आसानी हो जाती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हम कुछ स्किप कर रहे हैं, आगे आपको एग्जांपल मिलेंगे, कुछ स्पेशल बात भी मुझे आपको बताना है, तो पूरा आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ये पूरे एमसीक्यू का तो आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारा उसी बहाने एक अच्छा रिवीजन चल रहा होगा। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन होता है भाई। अब सीधे चालू करते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वीडियो बड़ी होने वाली है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अब हम नहीं करेंगे। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन डैश, ठीक है, इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद एड्रेस्ड द स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट। दिस वाज द फेमस डैश स्पीच दैट यू आर फेमिलियर विद। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्वेश्चन भी पढ़ना और आंसर भी, क्योंकि देखिए द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है यहाँ पर डैश लगाओ, हो सकता है आपको स्पीच का यहाँ पर नाम गिवन हो और पूछा जा रहा हो ये किसने दी थी। तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए और आंसर भी पढ़िए। तो आंसर हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है 14-15 अगस्त 1947 और दूसरा आता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन। तो भाई ऐसे कौन से दो गोल थे जिस पर सब अग्री कर रहे थे, इस पर भी एमसीक्यू बनते हैं। तो पहला था भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे, और दूसरा था कि भाई हर किसी का हमें सोचना है, हम पुअर रिच सबको एक देखकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जन अगर पीछे है या सोशली डिसएडवांटेज है तो उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम और भाई की ज्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि हम सबके लिए अच्छा कर सकें। तो इंपॉर्टेंट आता है। फिर freedom came with the dash of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. तो भाई फ्रीडम के साथ हमें क्या देखने को मिला था, पार्टीशन देखने को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले आ चुका है बोर्ड में। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो वो 3 काइंड कौन से थे भाई चैलेंजेस के, तो ये मैं इसलिए डाल देता हूँ, इससे आपके चैप्टर का रिवीजन भी होता है और ये एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में एक बार ये आया था, उसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया हुआ था और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। तो आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो। पहला था भाई हमें एक ऐसा नेशन बनाना है जो यूनाइटेड हो और उसमें डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिले। डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे और जैसा हमने कहा कि सबके वेलबींग, सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। जो हमारा वीकर सेक्शन है उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की बात हम कर रहे थे। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड डैश एंड एक्सटेंडेड द डैश टू एवरी सिटीजन। तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ग्रांट किया था और क्या एक्सटेंड किया था, इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई हमारा आंसर आता है फंडामेंटल राइट्स और राइट टू वोट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। आप जब कॉलेज में आएंगे तो इस पर आप डीप स्टडी करेंगे। फिर The Constitution also set out in the dash the welfare goals that democratic politics must achieve. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि भाई ऐसा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला गया है वेलफेयर गोल्स है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करना ही चाहिए, मस्ट अचीव। तो भाई वो है हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट ओनली वन बट 2 नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ, तो आप सबको पता है पार्टीशन जो हुआ था उसके लिए हमें एक डिवीजन देखने को मिल गया था। फिर अकॉर्डिंग टू द डैश एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग। क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको किसने एडवांस किया, मुस्लिम लीग ने। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि डैश की जगह आंसर दिया होता और बोला गया था इसको एडवांस किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट ओनली 1 but 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम, दैट इज व्हाई डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। तो भाई 2 नेशन थ्योरी ये थी। अब नीचे ब्रैकेट में मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फो दिया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो में नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 2 नेशन थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था, किसने अपोज किया था, सब यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर द आइडिया ऑफ पार्टीशन माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। तो भाई ये डिफिकल्टीज वाला हमें पता होना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। तो पहला रीजन था भाई कोई भी सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी का बेल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद हर मेजोरिटी जो मुस्लिम थे वो एरिया जरूरी नहीं है पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। इसका तीसरा दिया हुआ कि भाई जो हमारे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब और बंगाल की, तो यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पर मेजोरिटी
मेजोरिटी में नॉन मुस्लिम भी हमें देखने को मिल रहे थे। और फोर्थ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की थी दोनों साइड पर कि भाई माइनॉरिटीज का क्या होगा। तो ये 4 बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इट वाज डिसाइडेड दैट पार्टीशन विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो भाई पार्टीशन किस चीज के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था? प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, कि भाई जो मेजोरिटी वाले एरिया रहेंगे उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देख लीजिए, दिस बेसिकली मींस दैट एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज डैश टेरिटरीज। तो भाई पाकिस्तान कितनी टेरिटरीज थी? 2 थी। एक को आज हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं, आपने चैप्टर पढ़े होंगे पॉलिटिकल में, पूरा क्लियर दिया है कि कैसे बांग्लादेश फॉर्म हुआ था। तो पहले 2 पाकिस्तान हुए थे, नीचे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का। फिर the dash the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as the frontier Gandhi was staunchly opposed to the two nation theory। ये क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आया था। हम किसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं? किसको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है? खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, the year dash was the year of one of the largest most abrupt unplanned and tragic transfer of population that human history has ever known। भाई हम यहाँ की बात कर रहे हैं 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू। तो भाई ये चीज किस में डिवाइड हो गए थे? कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 15, इन मेनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पहले आ चुकी है। तो उनका कहना था हम अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए किल कर रहे हैं। पहले की बातें चलती थी जब पार्टीशन चल रहा था उस समय का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ चुका है बोर्ड में। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लैड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर इन। तो भाई इनको शेल्टर कहाँ मिलता था? रिफ्यूजी कैंप्स में इनको शेल्टर लेना पड़ता था। राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड द रूथलेसनेस ऑफ किलिंग एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर। भाई इन सब ने कहां पर बताया? जो इनकी नॉवेल्स होते थे, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, फिल्म्स, यहाँ पर ही अपना पूरा बताते थे जो ये फील करते थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पार्टीशन के बाद हमारे जो पार्टीशन का ट्रॉमा था उसको याद करते हुए वैसे राइटर, पोएट्स एक्सेट्रा इन सब ने एक फ्रेज यूज किया, उसको हम क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला है जो पार्टीशन है ना, ये डिवीजन ऑफ हार्ट्स है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट डैश पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस। कितने लोग को माइग्रेट था? भाई 80 लाख लोगों का अप्रोक्स अगर हम लेकर चलते हैं तो। फिर इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर डैश %। ये क्वेश्चन कई बार हमें सोर्स बेस्ड में देखने को मिला है पुराने बोर्ड एग्जामों में। तो भाई टोटल पॉपुलेशन की अगर हम 1951 की बात करते हैं तो 12% हमें उस समय देखने को मिल रही थी। वो माइग्रेशन के बाद भी जब पूरा दिया हुआ कि मुस्लिम माइग्रेट कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में हमें 12% देखने को मिल रहे थे। इसके बाद ऑन द 15 अगस्त 1947 डैश डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ऐसे कौन थे जिन्हें सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया था? वो कोलकाता में थे, जो वहां पर राइट्स चल रहे थे उन पर वो उनको ठीक करने का ट्राई कर रहे थे, वहां पर वो थे। तो यहाँ पर भाई हमारा सिंपल आता है आंसर, महात्मा गांधी जी। मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पूरा ये आपको समझाया था। फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वन सच एक्सट्रीमिस्ट डैश वॉकड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली एंड फायर्ड 3 बुलेट्स एट हिम, किलिंग हिम इंस्टेंटली। तो भाई उनको किन्ने मारा था? आप सबको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाथुराम विनायक गोडसे ने। यहां पर ये मैंने पूरा आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाया है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी जी का सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। अब यहां पर मैंने एक स्टोरी लिखी है क्योंकि ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ये डिवाइडेड था। कुछ हमारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, मतलब जिन्हें ब्रिटिशर रूल करते थे, और कुछ हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो हमारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जैसे मैंने आपको बोला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उसके उल्टे हाथ में जो हमारे ये प्रिंसली स्टेट थे, इनको हमारे प्रिंस लोग रूल करते थे। मतलब ब्रिटिशर को ये बोल देते थे कि हम आपकी हुकूमत मानते हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन राजा हम यहाँ के बने रहेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर। उनको थोड़ा सा कंट्रोल दिया जाता था एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। जब तक वो ब्रिटिश को अपनी सुप्रीमेसी उनकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब तक उनको ये दिया जाता था। और जो ये चीज थी, इसको हम क्या बोलते थे? पैरामाउंटेसी या फिर
फिर सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, याद रखिएगा। अगर प्रिंसली स्टेट की बात करते तो 1/3 ऑफ लैंड एरिया हमारे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में कवर करते थे और हमारे चार में से एक इंडियन प्रिंसली रूल के अंडर में रहा करते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश विड्रॉल डैश प्रिंसली स्टेट्स फॉर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ये क्वेश्चन तो ना जाने बोर्ड में कितनी बार आया है। टोटल 565 प्रिंसली स्टेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए थे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ डैश अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। द निजाम ऑफ डैश मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। मैंने एक ही में डाले क्योंकि सब सिमिलर है। पहले एक रूलर की बात कर रहे हैं जिन्हें डिसाइड कर दिया था कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए अपने स्टेट के लिए। अगले दिन एक निजाम थे, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट किया था। और कुछ रूलर थे लाइक नवाब ऑफ डैश जो कि बिल्कुल अगेंस्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के। तो इसके तीन से आंसर आते हैं। पहला है हमारा ट्रेवनकोर, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है भोपाल। अब इसके बाद Dash was India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following the independence। तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कौन हमें ये देखने को मिलते हैं, आप सबको पता होगा, हम सरदार पटेल जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ चीजें मैंने दी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये नीचे एक और इंपॉर्टेंट बॉक्स है जहाँ पर मैंने बताया कि कितने हमें छोटे स्टेट या क्या चीजें देखने को मिलती थी। दिया हुआ है 26 स्मॉल स्टेट्स वर इन टुडेज ओडिशा, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स एक्सेट्रा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसीडरेशंस। भाई हमारी अप्रोच में 3 कंसीडरेशन हमें देखने को मिलती है। तो भाई से पहला आता है कि जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स है उसके मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो इंडिया का क्लियरली पार्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद इंडिया का कहना था हम प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हैं, अगर वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं हम देने को तैयार है। और तीसरा है भाई पार्टीशन का हाल हम सबने देख लिया था। तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि फिर से पार्टीशन हो या फिर से कोई अलग स्टेट बने। तो इंडिया के लिए यूनाइटेड रहना एक बहुत बड़ा भी चैलेंज आ गया था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के लिए हो गई थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंस की हो गई थी। फिर द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड डैश। ये वाला क्वेश्चन भी हमको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आया था। विच meant that their state agreed to become a part of the Union of India। तो भाई क्या साइन करते थे इस डॉक्यूमेंट को, हम बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ दिस वाज मोस्ट डिफिकल्ट देन द रेस्ट। ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के आता है कि कौन से प्रिंसली स्टेट थे जिनका बहुत मुश्किल था हमें यूनियन। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर ये बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट थे। के बाद क्वेश्चन नंबर 30, द इशू ऑफ डैश were resolved after a plebiscite confirmed people desired to join India। तो यहाँ हम जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अभी हम कुछ प्रिंसली स्टेट्स की हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। इनसे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। तो उन सारे एमसीक्यू को मैंने यहाँ देखिए बोल्ड करके डाल दिया है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लिया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और नहीं देखिए तो एक बार प्लीज देखिए। तो मैंने सब क्लियर किया है इस वीडियो में, आपको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो भाई हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट है, याद करिएगा, पूरे इंडियन टेरिटरी से ये सराउंडेड थी। उसके बाद आज इसके बहुत सारे पार्ट हमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाते थे। दिया हुआ सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसका जो रूलर थे वो निजाम का टाइटल लेते घूमते थे, उनका मतलब निजाम उनको टाइटल दिया गया था, और वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे हैदराबाद के लिए, इसलिए वो इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में आए थे। सब मैंने आपको समझाया। नवंबर 1947 में 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट उन्होंने किया था। उसका जो तेलंगाना रीजन की जो पीजेंट्री थी वो निजाम के रूल से बिल्कुल खुश नहीं थी, उनको बहुत ऑपरेस किया जाता था, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। विमेन ने भी इनको सपोर्ट किया था जिनने बहुत ज्यादा ऑपरेशन झेला था। उसके बाद जो निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स है उसको रजाकर बोलते हैं, याद रखिएगा, इनने इनको डिप्लॉय कर दिया था इनके खिलाफ कि लोग जितना तहलका मचा रहे हैं आप उनको अपोज करो, मारो पीटो, जो करना है करो, लेकिन जो ऑपरेशन हो रहा है इसको आप रोको। जबकि लोग सही थे, निजाम यहाँ पर गलत थे। इसके बाद सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी को भाई बीच में आना पड़ा। फिर इंडियन आर्मी ने इनको आजाद करवाया, लोगों को मतलब उनकी जो मारपीट हो रही थी सब बंद करवाया, और इसके बाद वहां पर निजाम ने सरेंडर किया और उसके बाद हैदराबाद हमारे इंडिया के साथ जुड़ गया। ये एक इंपॉर्टेंट आता है, याद रखिएगा। इसके बाद मणिपुर का आता है, तो महाराजा ऑफ मणिपुर को कौन थे? बोधा चंद्र सिंह थे, याद रखिएगा। इनने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, बट इनने शर्त रखी थी कि मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। इसके बाद मणिपुर में जून 1948 में इलेक्शन हुए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखिएगा, मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया। इसके बाद हमारे गवर्नमेंट जो इंडिया है उसने महाराज को प्रेशराइज किया और उन्हें हमारे साथ मर्जर अग्रीमेंट 1949 में साइन किया। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की फॉर्म हुई थी उनसे वहां के मणिपुर के राजा ने कोई खास डिस्कशन नहीं किया था, तो वहाँ विद्रोह हमें आज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। शॉर्ट समरी मैंने आपको दे दी है, बाकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने पूरा क्लियर आपको समझाया है। इसके
बाद ड्यूरिंग colonial rule the state boundaries were drawn on administrative convenience simply coincided with the territories annexed by the Britisher, the territories ruled by the princely powers, all of the above. इसका आंसर मुझे नहीं पता जी, आप कमेंट में बताइएगा. Our national movement had rejected these division as artificial and promised the dash as the basis of formation of states. तो हमने बोला भाई हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, हम भाषाई प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द डैश मूवमेंट demanded that the Telugu speaking area should be separated from Madras province of which they were a part and to be become made into a separate Andhra province. भाई कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ विशाल आंध्र मूवमेंट की बात कर रहे हैं. ये हम लोग को मैप क्वेश्चन में आया था हमारे बोर्ड एग्जाम में. इसका डैश, a Congress leader and a veteran Gandhian went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. ये क्वेश्चन पहले 3 मार्क्स वाले में 6 मार्क्स वाले में देखने को मिलता था, अब इसके एमसीक्यू में चांसेस बढ़ गई हैं. तो हम पोती श्रीरामलू की बात कर रहे हैं, इनकी डेथ हो गई थी फास्ट के बाद. इसके बाद द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट डैश इन दिसंबर 1952, सेपरेट आंध्र प्रदेश. याद रखिएगा आंध्र स्टेट हमारा फॉर्म हो गया था. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन डैश टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट. तो 1953 में सेटअप हुआ था, याद रखिएगा. इसके बाद भाई 1953 तो सेटअप हुआ. इसने भाई पास अपना जो इसका रिजोल्यूशन था, ये पास कब हुआ था वो अभी मैं आपको आगे बताता हूं. और इसके पास होने के बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन हुआ था. तो ये 1956 में पास हुआ था, याद रखिएगा. फिर इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें बोर्ड में आने की चांस सबसे ज्यादा होती है, डेट्स वाले क्वेश्चन. भाई कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ है, मैप हो गया आपका, ये वन वर्ड हो गया आपके एमसीक्यू वाले, इनमें देखने को मिलते हैं. इसमें से हम लोग को आया था मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972, ये हमको आया था. मैंने सब बोल्ड करके यहाँ पर डाल दिया, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फिर द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज्ड एज द मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द डैश एंड डैश. तो भाई आफ्टर डैश एंड डैश पहला हमारा खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा हमारा बारडोली सत्याग्रह. तो खेड़ा और बारडोली दोनों के बारे में हमने पुरानी क्लासों में पढ़ा है. ऊपर देख लीजिए सब यूनिट मैंने ऐड कर दिया है. ये नया टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हमारे अब चालू हो गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसके बाद कश्मीर इशू वाला भी ऐड हुआ है, वो भी हम पूरा पढ़ेंगे. सरदार पटेल अंडरटुक द daunting task of uniting all 565 princely states of India known as and dash of India. इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. सरदार पटेल फेस की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स, नेमली वो 3 स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. इसके बाद लाइक हैदराबाद, पटेल जी ऑल्सो वांटेड कश्मीर इंटीग्रेशन विद इंडिया थ्रू. तो भाई इनका कहना था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन से कश्मीर को भी हम कर लेते हैं, इनका था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे इसमें. इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा डाला है. पटेल जी को भाई नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट बोला जाता है. हमारे इसको अगर पॉलिटिकल टर्म में एनसीआर बोलते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज आती है. और यहाँ पर दिया हुआ सरदार पटेल, जैसे मैंने आपको बताया, कश्मीर को हम नहीं कर पाए थे फुली इंटीग्रेट इंडिया के साथ, क्योंकि वो कुछ रीजन हो गए थे, वो हमने पूरे चैप्टरों में पढ़े हुए हैं. आगे वाले आप रीजनल एस्पिरेशन बाकी चैप्टर में और पढ़ेंगे इसको. अब इसके बाद हमारा अगला एडिट टॉपिक आता है कश्मीर इशू. अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीर इशू का हमारा बहुत सारा पार्ट हमारे रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में, वो चैप्टर अभी के लिए कट हो गया, फ्यूचर में फिर से ऐड हो जाएगा. तो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे हैं एमसीक्यू वाले, अगर आपको लगता है एमसीक्यू मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो एक बार आप कश्मीर इशू का स्टार्टिंग टॉपिक हमारे रीजनल एक्सपिरेशन वाले चैप्टर से पढ़ लीजिए, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. और सिर्फ बात वहीं खत्म नहीं होती, सीबीएसई ने पीडीएफ में भी अलग से कश्मीर इशू की कुछ चीजें ऐड करवाई है, तो वो सब मैंने कवर कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं यार मुझसे नहीं बन रहा है, तो एक बार पीडीएफ सीबीएसई का प्लस रीजनल एक्सपिरेशन का कश्मीर वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा. अब सीधे चालू करते हैं. जम्मू एंड कश्मीर हैड अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 2 आर्टिकल की बात करेंगे, लेकिन अभी अगर मेन की बात करते हैं तो हम यहाँ 370 की बात करेंगे. इसके क्वेश्चन नंबर 46, देयर वाज आल्सो अ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैश फ्रॉम द कश्मीर वैली. आप सबने बहुत पहले से पढ़ा होगा, कश्मीरी पंडित का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को वहां से मिल रहा था. तो जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स. तो भाई वो 3 रीजन है हमारे, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख. इनके बारे में थोड़ा बहुत आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर मैं कौन से रिलीजन के लोग देखने को मिल जाते हैं, वो एरिया कैसा. इसके बाद बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, इट्स रूलर वाज, याद रखिएगा, महाराजा हरि सिंह. इसके बाद कश्मीर पीपल थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज कश्मीरीज अबव. उनका कहना था भाई इंडिया के हैं हम, पाकिस्तान के बाद में आती है, हम सबसे पहले अपने आप को कश्मीरी मानते हैं. और जो ये रीजनल एस्पिरेशन का इशू था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कश्मीरियत, याद रखिएगा. द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय डैश
of the National Conference wanted to get rid of the Maharaja but was against joining Pakistan. तो भाई शेख अब्दुल्ला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेट फ्रॉम डैश फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। भाई पाकिस्तान ने अपने साइड से ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे। अब इनसे बचने के लिए भाई वहां के हमारे जम्मू एंड कश्मीर के किंग को मदद चाहिए थी, तो उन्हें मदद इंडिया से मांगी। लेकिन इंडिया ने क्या बोला, हम आपकी मदद एक ही शर्त पर करेंगे कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमारे साथ साइन करेंगे। इसे बोलते हैं दिमाग। ये बहुत अच्छा एक स्टेप हमें मुझे इंडिया का लगता है। इसके बाद one part of the state came under Pakistani control. India claimed that the area is under illegal occupation. Pakistan described that area as, पाकिस्तान उस एरिया को क्या बोलता है जिसके अंडर में आता है, जिसको इंडिया इलीगल ऑक्यूपेशन बोलता है, आजाद कश्मीर बोलते हैं, एनसीआरटी की लाइन है। इसके बाद डैश ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम द फर्स्ट सीएम ऑफ द स्टेट। अब एक चीज याद रखिएगा, हम फर्स्ट सीएम की बात कर रहे हैं। जो पहले इस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं वो है गुलाम मोहम्मद सदीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, डैश बिकेम द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आंसर है महबूबा मुफ्ती, इनका नाम आप सबने सुना होगा। ऑन 5 अगस्त 2019 डैश वाज अबॉलिश्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड द स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया था, आप सबको पता होगा, बहुत सुर्खियों में थी ये चीज। The problem became more complicated when it was accorded a special status in the constitution through। तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस एक तो हमारे आर्टिकल 370 और एक आर्टिकल 35A के द्वारा दिया गया। अब इसमें इनको क्या मिलती है चीजें, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भाई अभी आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि भाई आखिर कश्मीर इशू में क्या हुआ था। तो अगर मैं बात करते हैं एनडीए की गवर्नमेंट ने, तो भाई इनने प्रेजेंट किया था जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 में, जिनने बोला था कि 370 और 35A को अबॉलिश करने का कश्मीर से समय आ गया है, जिसको मेजोरिटी ने अग्री किया था। इसको अग्री किया तो ये बिल 6 अगस्त 2019 को पास हुआ। प्रेसिडेंट ने इसको अपनी सहमति 9 अगस्त को दी थी 2019 में। इसका 370 35A रिपील कर दिए गए थे और जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हो गया था 2 यूनियन टेरिटरी में, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। तो ये हमारे कश्मीर इशू खत्म होता है। अब असर्शन रीजन आ जाते हैं। तो असर्शन रीजन में ये 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, ये आपको पता होंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पता है। आगे मैंने बार बार 4 ऑप्शन नहीं डाले हैं, फ्री में वो टाइम वेस्ट होता है। पहला होता है कि भाई ए आर दोनों सही है और आर एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा होता है दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा होता है ए सही है आर गलत है। चौथा होता है ए गलत है आर सही है। पहला क्वेश्चन आता है, द निजाम ऑफ हैदराबाद नेवर नेगोशिएटेड विद सरदार पटेल, ही वाज नॉट एट ऑल एग्री टू एक्सेप्ट एनी ऑफर टू जॉइन इंडिया। रीजन दिया हुआ, द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। तो इसका आंसर आता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हमने अभी पहले पूरा पढ़ा इसको, इसलिए मैं असर्शन रीजन नहीं डालता हूं, पूरा तो कवर कर देते हैं 1 वर्ड में, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेट अ डायरेक्ट डीपीएसपी, हमने अभी पहला पढ़ा। The Constitution also set out in the DPSP the welfare goal that democratic politics must achieve. On 14 and 15 August 1947, not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan। ये दोनों मैंने कवर किया, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सैंपल पेपर से निकाल कर आपके लिए लाइव असर्शन रीजन जो पहले आ चुके हैं, लेकिन ये सेम ही निकलेंगे क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी कवर कर देते हैं। तो इसका आंसर आता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर असर्शन दिया हुआ, इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज फॉर द पार्टीशन। रीजन दिया हुआ, द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज स्मूथ एंड नन ऑफ द वायलेंस टुक प्लेस। सीधा सीधा गलत दिया हुआ है आर, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। फिर इसके बाद भाई केस स्टडी, आखिरी क्वेश्चन आता है। ये केस स्टडी मैंने क्यों डाला है, यही आज का एक सरप्राइज जो एलिमेंट मैंने स्टार्ट में बोला था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप लोग केस स्टडी पढ़ाते ही नहीं है, भैया आप लोग तो असर्शन रीजन बहुत कम डालते हैं, और हर बार मेरा एक आंसर होता है हम सब कराते हैं। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सैंपल पेपर से मैं निकाल के आया हूं, आप सर्च कर लेना गूगल में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पार्टीशन वाज नॉट मेनली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, सब पूरा पढ़ लेना, एक पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, ये जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हो रही है बुक्स, उससे मैं सुझाव एक निकालते हैं पुराने सालों का जो मिलता है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पीपल हु हैड फोर्सफुली माइग्रेटेड अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। एमसीक्यू में कवर करा कि नहीं करा मैंने। Who did not believe in 2 nation theory, कवर करा कि नहीं करा मैंने। What was the percentage of Muslim population in India in 1951, मैंने कवर करा कि नहीं करा। Why Muslim League was formed, ये चलिए मैं बोल देता हूँ, डायरेक्ट मैंने कवर नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली कवर किया। और एक और चीज बता देता हूँ, अब आप बोलोगे भैया ये आपने डायरेक्टली कवर नहीं किया, लेकिन अगर यही आ गया तो, अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो केस स्टडी में आपको आंसर भी दिया होगा।
कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू में कवर नहीं करते हैं वो वही होता है जो हमें पता होता है कि केस स्टडी में आपको दिया होगा, और जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है केस स्टडी में उसका आंसर आपको डायरेक्ट ना मिले, वो हम कवर कर देते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, कुछ भी आप मिस नहीं कर रहे हैं। इन वीडियो के बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी में यही हमारा आता है इस वीडियो में। इसके बाद अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, आपको मैप चाहिए, आपको कोई और सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, सब मिलेगा आपको चैनल पर। वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक आपको करना है, लाइक करना मत भूलिएगा। व्यूज बहुत होते हैं लेकिन लाइक कम होते हैं, जबकि लाइक से हमको थोड़ी सी रीच मिलती है, तो लाइक करिएगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको ऊपर एंड स्क्रीन मिल जाएगी। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।